हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 के आरोह भाग 2 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 9, पाठ संख्या 9, जिसका नाम है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। दो पोएम दिया गया है इस पाठ के अंदर। एक चैप्टर का नाम है छोटा मेरा खेत और दूसरे का नाम है बगुलों के पंख। हमें दो को पढ़ना है और बहुत ही सरल पोएम है, बहुत ही छोटा छोटा पोएम है, 2 ठे। इसे हमें पढ़ना है। हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में इसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके देखते हैं। राइटर जी का नाम है उमा शंकर जोशी जी। तो सबसे पहले हम इसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ के बारे में, यानी पाठ कहना क्या चाहता है, पाठ की रूपरेखा। तो छोटा मेरा खेत का देखते हैं पाठ की रूपरेखा। कवि ने अपनी कविता में स्पष्ट किया है कि खेती बाड़ी करना भारतीय परंपरा रही है। वह इसकी तुलना अपनी कविता से करते हैं। किससे करते हैं? अपनी कविता से करते हैं। कवि का मानना है कि जो हमारा खेती बाड़ी है वो बहुत प्राचीन समय से लोगों का एक कर्तव्य रहा है, एक परंपरा रही है। लोग सबसे पहले खेती बाड़ी ही करना शुरू किए, फिर उसके बाद अपना दूसरा व्यवसाय या धंधा करना प्रारंभ किए। तो कवि जो है इसकी तुलना अपनी कविता से करते हैं, यानी जो वो कविता को लिखते हैं, ठीक है, उसकी तुलना अपने खेतों से करते हैं और खेतों की हरियाली और उनकी मनमोहक दृश्य से करते हैं और कविता की रचना करते हैं इस प्रकार से। तो अगर फिर उसके बाद हम इसका जो कविता है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। हमारा दूसरा पोएम है बगुलों के पंख। बगुलों के पंख का हम लोग रूपरेखा देखते हैं। इस कविता में कवि उमा शंकर जोशी जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य यानी जो प्राकृतिक की चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारा खेत पेड़, ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें, और जो हमारा दृश्य प्राकृतिक दृश्य होता है उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मनमोहक लगती हैं और उनके प्रभाव के बारे में बताया है। जब प्राकृतिक चीज़ों को हम देखते हैं तो उनका हमारे मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, हमें आत्मीय शांति मिलती है। हमें बहुत ही ज़्यादा अगर हम डिप्रेशन में हैं, परेशान रहते हैं, तो हम अगर प्राकृतिक चीज़ों को देखते हैं, उनकी तुलना को देखते हैं, उनके रहस्य को देखते हैं, तो हमें मन की शांति मिलती है। जैसे हम अपने पेड़ पौधों को देखते हैं, बगीचे में चले जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो हमारा दिया गया है पोएम में, उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग में हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों आपको, जिसके आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा काव्यांश नंबर 1 आ चुका है, यानी पहली कविता आ चुकी है, ठीक है। पहली कविता का पहला काव्यांश आ चुका है। इसमें 3 काव्यांश रहेंगे, तीनों को हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। तो कवि जो है अपनी खेतों की तुलना अपनी कविता से करते हैं। किस प्रकार से करते हैं चलिए देखते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कहते हैं कि मेरा जो खेत है वो चौकोना है। चौकोना का मतलब चारों तरफ से इस प्रकार से बना हुआ है। मेरा खेत इस प्रकार से चौकोना, यानी 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना वाला खेत है। कागज का एक पन्ना, जिस प्रकार से एक कागज होता है, ठीक है, कागज का एक पन्ना होता है, उसी प्रकार से मेरा एक खेत है। आगे देखिए। कोई अधड़ कहीं से आया, छड़ का बीज वहां बोया गया। करे मेरे खेतों में कहीं से अधड़, यानी आंधी का झोंका आया, ठीक है, मेरे खेतों में कहीं से आंधी का
झोंका आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। यानी क्षण का यानी हमारी कविता में जो समय है, समय यानी क्षण, ठीक है, पल का बीज बोया गया। यानी हमने अपने कविता में समय लगाकर अपनी कविता को पुष्ट किया, अपनी कविता को पुष्ट किया, यानी अपनी कविता को अच्छा बनाने का प्रयास किया। काव्यांश नंबर 2 देखते हैं। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। यानी कल्पना के रसायनों को पी, जिस प्रकार से खेतों में क्या पड़ता है, खाद पड़ता है, रसायन पड़ता है, जिससे हमारी फसल ग्रोथ करे, जिससे हमारी फसलों का विकास हो, ठीक उसी प्रकार से बीज गल गया निशेष। उसी प्रकार से हमने कविता में अपनी पूरी संपूर्ण, ठीक है, निशेष का मतलब अपना संपूर्ण जान लगाकर, जिस प्रकार से खेती में लोग खेतों में अपने खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसी प्रकार अपने कविता में हमने पूरी जी जान लगाकर, ठीक है, पूरी जी जान लगाकर कविता को बनाया, जिससे कविता और प्रभावशाली बन सके। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। और मेरी कविता में बीजों की जगह, जैसे जिस प्रकार से खेतों में बीज पड़ते हैं, उसी प्रकार हमने अपने खेतों में अपने कविता में शब्दों के बीज लगाए। ठीक है, शब्दों के बीज का अर्थात अपनी कविता में सुंदर सुंदर अक्षर, सुंदर सुंदर शब्द लगाकर रखकर कविता को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने का प्रयास किया। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। और हमारा खेत जो है किस प्रकार से नमित हुआ, यानी किस प्रकार से सजा हुआ है, पल्लव पुष्पों से, यानी कोमल पत्ते एवं फूल से किससे सजा हुआ है। उसी प्रकार हमने अपनी कविता को शब्दों से सुंदर बनाया। अब हम लोग देखते हैं काव्यांश नंबर 3 को। झूमने लगे फल रस अलौकिक। कवि कह रहे हैं अब मेरे खेतों में जो फल हैं, कविता का क्या हुआ, मतलब हमारा जो खेतों में क्या हुआ, पहले तो अंकुर फूटे। अंकुर फूटने का अर्थ है कि हमारे खेतों में क्या हुआ, पौधे जो हैं बढ़ने लगे। फिर उसके बाद हमारे खेतों में क्या हुआ, फल निकलने लगे, रस अलौकिक। उसी प्रकार से हमारी कविता जो है, साहित्य रूपी कविता जो है, उसका दिव्य रूप ले लिया, यानी बहुत ही ज़्यादा दिव्य, यानी बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रकार की कविता हमारी बन गई। जिस प्रकार खेतों में फल लगे, उसी प्रकार हमारी कविता में दिव्य स्वरूप ले लिया। अमृत धाराएं फूटती रोपाई छड़की। कवि कह रहे हैं कि जैसे रोपाई होती है हमारे खेतों में, उसी प्रकार हमारी कविता में क्या हो रही है, अमृत धाराएं फूट रही है। यानी जो अमृत, यानी जो विष का पर्यायवाची होता है अमृत, उस प्रकार से धाराएं फूटने लगती हैं। धाराएं फूटने का मतलब उस प्रकार से हमारे वाक्यांश निकलने लगते हैं, उस प्रकार से हमारी बातें होने लगती है कविता को बनाने के लिए। कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं होती। कवि कह रहे हैं कि अब क्या है, कटाई अनंतता की, और जो मेरी कविता है वो अनंत काल के लिए अमर हो गई है। अनंत काल यानी युगों युगों तक हमारी कविता को पढ़ा जाएगा। अनंतता का अर्थ है कि युगों युगों तक, जैसे कवि एक कविता की रचना कर देता है तो उसकी जो कविता होती है उसको बहुत काल तक, यानी बहुत समय तक लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। उन्हें आशय होता है कि ये कविता बहुत ज़्यादा सुंदर, अगर कविता लिखा गया है तो उसे लोग बहुत काल तक पढ़ते रहते हैं। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत। कवि करें कि जो मेरा कविता है वो क्या है, रस का अक्षय पात्र है, कभी न नष्ट होने वाला बर्तन के समान है। मेरा जो कविता है कभी न नष्ट होने वाला बर्तन के सदा के समान है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने कविता में जी जान मेहनत किया है। जी जान मेहनत किया है, अपनी कविता में पूरे अपनी जान को झोंक दिया है, तब जाके मेरी कविता तैयार हुई है। छोटा मेरा खेत चौकोना, और मेरा खेत जो है एक
चौकोने के समान है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार मैं अपनी कविता को लिख रहा हूँ। तो कवि के कहने का आशय यह है कि जो कविता है, कविता की तुलना अपने खेतों से कर ली है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से खाद बीज लगते हैं उसी प्रकार हम अपने कविता रूपी खेत में जिस प्रकार से खेतों में बीज, खाद, ठीक है, पानी, ये सब लगते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी कविता में शब्दों, चुन चुन के शब्दों को लाते हैं, उसमें पिरोते हैं और उसे इस प्रकार से लगते हैं कि युगों युगों तक उसकी महिमा का गायन किया जाता है, अर्थात लोग उसे पढ़ना, समझना और सुनना पसंद करते हैं। इसी कविता में इसी की बात की गई है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट कविता को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट कविता है उसका नाम है बगुलों के पंख। बगुलों के पंख का आशय है कि जो बगुला होता है, जो बगुला यानी एक पक्षी का नाम है, ठीक है, उसके पंख की बात की गई। यानी उसकी जो कविता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कविता है। यानी ये प्राकृतिक चेतना को दिखाता है, प्राकृतिक चेतना को दिखाता है कि किस प्रकार से प्राकृतिक चेतना होती, किस प्रकार प्राकृतिक दृश्य का वर्णन होता है। इस कविता में हम लोग बात करेंगे कि प्राकृतिक दृश्य देखने से व्यक्ति को कितना आराम, साहस और अदम्य मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कविता है, बहुत ही अच्छा कविता है। इसको पढ़ने से आप जानेंगे कि प्राकृतिक दृश्य क्या होता है। ठीक है, तो चलिए काव्यांश नंबर फर्स्ट ही इसमें पढ़ना है। उसमें 3 काव्यांश पढ़ना था, इसमें काव्यांश 3 नहीं पढ़कर हमें केवल एक ही काव्यांश पढ़ना है और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब कविता को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कवि करें नभ में, नभ का मतलब आकाश में, ठीक है। पांति बंधे बगुलों के पंख, पांति का अर्थ है कि पंक्ति में, पांति का अर्थ है पंक्ति में, जैसे लाइन बाय लाइन जो बगुले होते हैं एक लाइन से चलते रहते हैं, ठीक है। तो बगुलों के पंख, उनके शरीर, उनके पंख को देखकर कवि को बहुत ज़्यादा आकर्षक फील होता है, कवि को बहुत ज़्यादा मनमोहक फील होता है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कवि कहते हैं कि जब इस प्रकार से नभ यानी आकाश में पंक्ति में बंधे हुए बगुले अपने पंखों मनमोहक पंखों को लेकर साथ चलते हैं तो उनके चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आंखें, उनकी आंखें, मन, प्राण को बगुले चुराए जाते हैं, यानी कवि को बहुत ज़्यादा मनमोहक लगते हैं। चुराने का अर्थ क्या है? उनके मन को चुरा लेते हैं, उनके हृदय को आत्मिक संतोष प्रदान करते हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कवि कहते हैं कजरारे, कजरारे से याद आया कि कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना, एक गाना भी बना है। तो इसका अर्थ है कि कजरारे यानी काले बादल की छाई नभ छाया, जो काले काले बादल हैं वो आसमानों में छाए रहते हैं। कैसे छाए रहते हैं? नभ छाया की तरह, जैसे आसमान में नभ यानी आसमान में छाया होती है उस प्रकार से छाए रहते हैं। कौन? काले काले बादल आसमान में छाए रहते हैं, यानी आसमान में अपना कब्जा जमाए रहते हैं। देखिए जब बादल छा जाते हैं आसमान में तो कैसा लगता है? बहुत ही ज़्यादा भयभीत वाला मौसम हो जाता है, लगता है कि अब बारिश होने लगेगी और कुछ दिखाई नहीं देता है, हल्का थोड़ा हल्का रोशनी हो जाती है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, तब उस समय क्या होती है? सतेज यानी तेज, श्वेत, श्वेत यानी जो बगुले होते हैं उनको कहा जा रहा है कि अपना शरीर लिए
भागते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उसे देखकर कवि का मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। कवि चाहता है इन्हें केवल देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखियो। कवि कहते हैं हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा प्यार कुड़िए, हौले हौले हो जाएगा प्यार। देखिए इस पे गाना भी बन चुका है, ठीक है। तो कवि कहते हैं हौले हौले यानी धीरे धीरे जाती मुझे बांध निज माया से, यानी जब इस प्रकार से वे बत्तख जो बगुले हैं वो उड़ते हैं तो मुझे क्या करती है, अपनी निज माया में बांध लेती है, यानी मुझे वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है और मुझे वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। मेरा मन क्या होता है, उसे कोई तनिक रोक रखियो, यानी उस दृश्य को जो बगुले भागते हुए जाते हैं उसको कभी भागते न रहें, हमेशा वैसे ही दिखते रहें, हमें कोई उन्हें रोक रखो, यानी इसी प्रकार से दृश्य हमारी आंखों के सामने मंडराती रहे, आगे न बढ़े। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो भागते हैं कि मुझे मेरे आँखों को परम सुख प्रदान होता है, ठीक है। मेरी आँखें मेरे हृदय मेरा चुरा लेती, यानी दृश्य बहुत ज़्यादा मनमोहक है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता प्रिय है, तो मेरी आँखों को चुराए लिए जाती है, यानी मेरा मन वहाँ बस जाता है। नभ में पांति बंधी बगुलों की पाँखें, नभ यानी आकाश में पांति, पांति, ठीक है। पांति का मतलब पंक्ति में जो बंधे हुए हैं बगुले की पाँखें जो है कवि की जो मन है, जो मन दशा है उसको चुराए लिए हैं, यानी कवि का मन वहाँ से नहीं हट रहा है। कवि सोच रहा है कि मैं वैसे ही उन्हें देखता रहूं और देखता रहूं और देखता रहूं, वहाँ से कवि को हटने का मन नहीं करता है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मोर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।